नमस्कार बच्चों। आज हम अर्थमेटिक में जो आपको रियल नंबर बता रहे थे उस रियल नंबर में अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। देखिए क्या, शुरू करते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए, तुरंत शुरू करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार कोई भी संख्या है, जैसे 765, ये एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। ये प्रमेय कहती है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कि ये जो संख्या है 765, अगर हम इसको फैक्टराइज करें, जैसे 5 से कटेंगे तो 5 का नम 5, 2 बचेगा 6, 26 हो जाएगा। 5 25 25, 1 और 5 15 हो जाएगा। 5 3 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 25 15, 3 एक नम 3, फिर 3 से काट सकते हैं 17। इस प्रकार से 765 को 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या को, ये सब देखिए प्राइम नंबर है, किसी भी अभाज्य संख्या को हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। कोई भी संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब वे सभी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से अवश्य कट जाती हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एक बार बता देते हैं भाज्य और अभाज्य क्या है, जिसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार से बताते हैं। भाज्य संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी एक गुणनखंड तो एक होगा, एक वह संख्या स्वयं होगी, इसके अलावा और गुणनखंड अगर हैं तो वह संख्या भाज्य होती है। जैसे कि 4 का एक गुणनखंड एक भी होता है, ये कि 4 खुद की होगी, और एक गुणनखंड 2 होता है, तो 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड है, इसलिए ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं की संख्या के अलावा अगर कोई गुणनखंड मिलता है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 15 की बात करें, 15 के गुणनखंड 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आता है। यानी 1 और 15 के अलावा और भी गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए 15 भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी वे सभी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरी वो संख्या स्वयं होती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इन 2 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि वाली 7 का गुणनखंड एक होगा, एक 7 होगा, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। यानी वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक तो 1 आता है और दूसरा वो संख्या स्वयं होती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 का गुणनखंड 1 है और 11 है, इसलिए अभाज्य संख्या है। अगर हम 14 की बात करें, इसका गुणनखंड 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा और 14। अब देखिए 1 और 14 के अलावा गुणनखंड मिले हैं, इसलिए भाज्य है, और ये सभी क्या है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखिएगा 1 जो होती है
ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड आता है 1, जबकि हमने बताया अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है, एक वो संख्या स्वयं होती है। तो यहाँ 1 तो खुद ही है, एक ही गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान देंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। जितनी भी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सब विषम संख्याएं होती हैं। याद रखेंगे 2 एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए हमने बताया था जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को, यानी ये संख्याएं जो भाज्य है, जो किसी न किसी संख्या से अवश्य कट जाती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 765 को हमने व्यक्त करके दिखाया है। हमारे पास क्वेश्चन है जो अभी हमने आधारभूत प्रमेय बताया है कि किसी भी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और याद रखेंगे ये गुणनखंड के क्रम को हम बदल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में ही लिखना है, क्रम को चेंज करके लिखा जा सकता है और यूनिक होता है। एक गुणनखंड केवल एक बार एक गुणनखंड जो होता है, यानी जो भी ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे वह हम कर सकते हैं, वह अद्वितीय होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फिर हम देखते हैं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो कैसे देखिए हम ज्ञात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से 20 का अभाज्य गुणनखंड 1 होगा, गुणे 2 होगा, गुणे 2, 2 दूना 4, गुणे 5। अब देखिए HCF क्या होता है। HCF दोनों में जो गुणनखंड कॉमन है, दोनों में जो गुणनखंड कॉमन है वही अभाज्य है। यहाँ देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है और बाकी कोई ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए HCF 2 होगा। और LCM क्या होगा? LCM ध्यान रखिए इन दोनों में जो भी फैक्टर आए हैं, जो भी गुणनखंड आए हैं, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही लिखा जाता है। जैसे 1 है, 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। अब क्या है 1, ध्यान देंगे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इसमें कितनी बार आया है? 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात हमको लिखना होता है, 2 की घात 2 हो जाएगा इंटू। 3 है, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात नहीं है तो 3 को घात 1। 5 की बात आती है, इसमें 5 घात नहीं है, यहाँ 5, तो 5 की घात 1। एलसीएम में जो भी नंबर दोनों में दिखाई दें, इन दोनों में
जो भी नंबर दिखाई देते हैं उसकी सबसे बड़ी घात को लिखना होता है। दोनों में जो भी नंबर दिखाई दें उसकी सबसे बड़ी घात। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 गुणे 5 या 15, ये जाएगा 60। इस प्रकार से HCF 2 हो जाएगा, LCM 60 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6, 72 और 120। देखिए हमारे पास है 6, 72 और 120। इसका अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 का हम गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3, ये दोनों अभाज्य संख्या है। 72 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, दूना 8, 3 का 24, 3 72। इसी प्रकार से 120 का गुणनखंड करिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, दूना 8 और 5 से 15, 15 120। अब हमको HCF निकालना है। HCF हमने बताया है अभी, जो तीनों में कॉमन हो। ये देखिए तीनों में कॉमन है, और देखो एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, ये 2 तीनों में कॉमन है, ये 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए HCF क्या होगा 2 ये वाला, और ये जो कॉमन 3 है ये, कुल मिला के HCF 6। लेकिन अगर हमको LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी घात है, इसमें 2, क्योंकि 2 आया है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 1 है। 2 की सबसे बड़ी घात 3 है तो 2 की घात 3 लिखेंगे इंटू। अब 3 पे आइए, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है, ये इसमें 3 की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात यही है 2, तो 3 की घात 2। हमको सबसे बड़ी LCM में सबसे बड़ी घात लिखना होता है। अब 5 की बात आती है, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है लेकिन 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 8, ये 9, 5, 5 अट्ठे 40, 9 9 चौका 36, 360। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, दो संख्याएं अगर A और B हैं, इनका HCF H है और LCM L है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है। दो संख्या A और B हैं, उनका HCF H और LCM L है, तब इनके बीच में रिलेशन होता है H गुणे L बराबर A गुणे B, यानी संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। H गुणे L बराबर होता है A गुणे B। इस पॉइंट पे याद रखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं मान लीजिए हैं, एक संख्या है 77, एक संख्या 99, उनका LCM दिया है 693। दूसरी संख्या है, वही संख्या है 77 और 99, उनका HCF ज्ञात करना है। ये देखिए पहली संख्या A है, ये संख्या B है, उनका LCM L का मान इतना है, H का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं H इंटू L बराबर A गुणे B। हमको H ज्ञात करना है तो हो जाएगा H बराबर A गुणे B, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, वैल्यू लिख दीजिए। पहली संख्या है 99, दूसरी संख्या है पहली संख्या 77 है, गुणे 99 बटा L का मान 693, काट दीजिए।
देखिए 11 से कटता क्या, 11 छक्का 66, 3 बचेगा, 3 11 3 33, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, 9 से काटेंगे हो जाएगा 11, 7 से काटेंगे हो जाएगा 11, 11 में 11 का गुणक करेंगे तो 121, तो याद रखेंगे उस संख्या का HCF हो जाएगा 121। चलिए अभी जो आधारभूत प्रमेय हमने बताया है, इस आधारभूत प्रमेय से संबंधित और क्वेश्चंस हैं, जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जी क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन हमारा है 4 की घाते n मान लीजिए कोई संख्या है, तो कह रहा है क्या n का कोई एक ऐसा मान है ताकि इस संख्या की जो 4 की घाते n है उसकी वैल्यू जो भी आए इकाई का अंक 0 आए। का n के किस मान के लिए 4 की घाते n में इकाई का अंक 0 आता है। स्पष्ट है, अगर इकाई का अंक 0 आएगा तो इसका मतलब है उस संख्या का गुणनखंड 5 जरूर होगा। याद रखेंगे, अगर इस संख्या का गुणनखंड 5 है तब तो इकाई का अंक 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 तभी आता है जब वो संख्या 5 के गुणनखंड में आती है। अगर 5 के गुणनखंड में नहीं है तो उसका इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, हम 4 की घाते n की बात करें, 4 की घाते n को लिख सकते हैं 2 की घाते 2 पूरे की घाते n, यानी 2 की घाते 2n लिख सकते हैं। क्या इसके गुणनखंड में 2 है? इस संख्या के गुणनखंड में क्या है? 2 है। इसलिए चूंकि इस संख्या के गुणनखंड में 2 है, 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 5 दूना 10 हो जाता, तो इकाई का अंक 0 होता है। अतः n के किसी भी मान के लिए चार की घाते n के इकाई का अंक 0 नहीं होगा। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 6 पावर n। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है 6 की पावर n। इसमें मुझे दिया है कि n के कोई ऐसा मान हो सकता है क्या कि ताकि इसका अंतिम अंक 0 हो, अर्थात 6 की घाते n में जो इकाई का अंक है वो 0 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसको 6 की घाते n को लिख सकते हैं 2 × 3 की घाते n, यानी 2 की घात n × 3 की घात n। इकाई का अंक 0 तभी आ सकता है जब इस संख्या का गुणनखंड 5 हो। हम देख रहे हैं इस संख्या में 5 तो है ही नहीं कहीं पर, इस संख्या का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए इकाई का अंक 0 नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी बुक के में जो प्रश्नावली 1.2 है उस पर चलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। उसके अलावा कुछ अदर भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताएंगे, इसमें इसी टाइप से होंगे, उसको सॉल्व करते हैं।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सारे पार्ट हैं, उसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 वाले लेके चलते हैं। जैसे कि एक है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 को हम लोग शुरू से ही काटते आए हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 0, 2 पच्चे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे 1। या तो इधर से काटिए, या दूसरा तरीका है जिसको हम इधर से कर सकते हैं। 140 ध्यान रखेंगे, 2 इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से भाग दीजिए 140 में, 70 आ जाएगा। फिर 70 को 2 से फिर से काटिए, इसको 2 से काटिए तो कितने बार जाएगा, 35 बार। 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 बार हो जाएगा। फिर इसको 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा। फिर 7 से काटिए तो 1 बार जाएगा। हम तब तक काटते हैं जब तक कि 1 नहीं हो जाता है रिमाइंडर। तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 5, 7। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार से एक अदर नंबर है 156। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 156 है, चलिए 2 से काटिए तो आएगा 2 सत्ते 14, 1 और 6, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 आएगा, 1 और 8, 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर इसको 3 से काटिए तो 13 आएगा। अब तो ये प्राइम नंबर हो गया, 13 से काटेंगे तो 1 आ गया। तो क्या हुआ, 1 आ गया। तो ये ही जो सीरीज दिख रही है ना, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगला नंबर हमारा एक है 5005। चलिए 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं हम लोग। देखिए क्या मिलता है। 5005 को अगर लेके चलेंगे, चलिए काटते हैं पहले 5 से। 5 का 9 5 हो जाएगा, 1001 हो गया। अब तो 1001 किससे कटने वाला है, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 1001 आएगा। 1001 7 से कटेगा, 7 से भाग देंगे तो 143 बार जाएगा। 143 11 से कटेगा, 11 से भाग देंगे 13 बार जाएगा। फिर 13 को 13 से काटेंगे तो 1 बार। इस प्रकार से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस प्रकार से कोई भी संख्या है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये संख्याओं का युग्म दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि इनका HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी सहायता से ज्ञात कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट करते हैं। पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 दूना 26, 13 भी अभाज्य है। फिर 91 का 7 से काटेंगे तो आएगा 13, 13 सत्ते 91। अब देख रहे हैं HCF दोनों का जो कॉमन होता है, देखिए 13 कॉमन है दोनों में, HCF 13 हो जाएगा। LCM
अब जो भी नंबर दोनों में आए हैं उसकी सबसे बड़ी घात लिखना है। जैसे 2 आया है, 2 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 2 की घात 1 हो जाएगा। 13 आया है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसलिए यहाँ पर 13 की घात 1 हो जाएगा। 7 की बात करें, यहाँ भी 7 है, तो क्या होगा, 7 दूना 14, 14 तिया 42, 14 का 14 4 18, एलसीएम 18 आ जाएगा। अब हमको चेक करना है कि h इंटू एल का मान a गुणे बी के बराबर होता है कि नहीं। चलिए करिए। HCF का मान 13 है, एलसीएम का मान 182 है। इसका गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 2 बचेगा, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 10 बचेगा, 13 का 9 13 10 23। ये h गुणे एल का मान है। इसी प्रकार से a गुणे बी करिए। a गुणे बी करते हैं, a का मान 26 से 91 है। चलिए 26 में 91 का गुणा करके देखते क्या मिलता है। 6 2 9 6 54, 5 9 2 18 5 23, 6 4 2 6 3 2 2366। तो हम लोग देख रहे हैं कि 23 और 91 का जो HCF आया है और LCM आया है उनका गुणा 2366 है। दोनों संख्याओं का भी गुणा 2366 है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि H इंटू एल बराबर होता है A इंटू बी। इसी प्रकार से हम दूसरे और तीसरे को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी बुक का ही है, प्रश्नावली 2 में ये दिया है, 3 संख्याएं दिया गया है, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो चलिए हम एक का निकालते हैं, पहले का। तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। फिर 21 है, 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 7। तो पहले HCF की बात करते हैं। HCF में हमने बताया कि तीनों में कॉमन है, देखो तीनों में यही 3 कॉमन है, 3 ही तीनों में आया है, इसलिए इसका HCF 3 हो जाएगा। LCM आता है, LCM क्या है, जो भी नंबर आए हैं उसकी सबसे बड़ी घात। चलिए इसमें देखिए 2 आया है, इसमें 2 तो नहीं है, इसमें 2 आया है लेकिन 2 की जो घात है 1 2, 2 की घात 2 है इंटू। 3 की बात करें, इसमें 3 एक ही बार आया है, इसमें भी एक ही बार आया है, इसमें भी एक ही बार आया है। इस बार 3 की जो सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए हो जाएगा 3। 7 की बात, 5 की बात करते हैं, 5 तो नहीं इसमें, इसमें 5 की घात 1 है, 1 हो गया। इसी तरह से 7 है तो यहाँ 7 की घात 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 है गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 चौका 20 या 60 में 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 420 आएगा। इसी प्रकार से सेकेंड का हम लोग निकाल सकते हैं। 17 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा। 23 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा। 29 है, ये भी अभाज्य गुणनखंड 29 होगा, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इसका HCF कॉमन क्या है, कॉमन सब में 1 है, इसका HCF 1 आ गया। LCM जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब जो भी आएगा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं।
चलिए इसी प्रकार से थर्ड का किया जा सकता है। क्वेश्चन है चौथा, दो संख्या है 306 और 657, उसका HCF 9 है, तो उन संख्याओं का LCM क्या होगा ये निकालना। हम जानते हैं A गुणे B बराबर होता है H गुणे L। हमको LCM निकालना है, L निकालना है, तो यहाँ L का मान हो जाएगा A गुणे B बाई H। वैल्यू रख दीजिए, A का मान है 306, B का मान है 657 अपॉन H का मान कितना है 9। चलिए 9 से काटिए, 9 3 27, 3 6 9 चौका 36, 34 आ गया। तो इसका मान आएगा 34 गुणे 657, गुणा कर लीजिए। 4 7 28 फिर 8 हाथ लगा 2 का, 4 25 20 2 22, 4 छक्के 24 2 28, 24 2 26, 4 7 28, 4 25 20 2 22, 4 छक्के 24 2 26, 3 7 21, 3 25 15 2 17, 3 6 18 19, 8 3 7 6 13 9 2 11 12 1 2 22 329। इस प्रकार से दो संख्याएं हैं, उनका HCF दिया है, LCM निकालना है। हम जानते हैं H गुणे L बराबर होता है A गुणे B, लगा सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, छठवां क्वेश्चन है प्रश्नावली नंबर 2 का, NCERT बुक से है। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या क्यों है? तो पहले इस संख्या का हम अध्ययन करते हैं, ये भाज्य क्यों है। गुणा करके देखते हैं, इसको हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें हम 13 कॉमन ले लें अगर, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 धन 1, और क्या मिला 13, ये गुणे हो गया, ये 77 धन 1 है। ये देखिए, ये जो संख्या जो भी आएगी वो दो संख्या का गुणा है, इसका एक गुणनखंड 13 जरूर होगा, इसलिए ये संख्या जो होगी 13 से कट जाएगी, इसलिए ये संख्या भाज्य है। गुणा करने पे आएगा हमारा 13 8 104 10, 13 7 91 10 101। ध्यान रखेंगे, अगर हम गुणा नहीं करते उसके पहले भी हमको यहाँ पता चल जा रहा है कि ये जो संख्या आएगी दो संख्याओं का गुणा है, जिसमें 13 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये 13 से पूरा का पूरा कट जाएगा। जब ये 13 से पूरा का पूरा कट जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसकी बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कॉमन ले लो। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ अगर 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो गया। अब ये संख्या जो भी आएगा उसमें 5 से गुणा करेंगे, इसका तो 5 से तो कटना ही कटना है, क्योंकि 5 से गुणा होगा। चलिए क्या आता है, 5 गुणे गुणा करते हैं, 4 3 12 2 24, इससे 42 है। 4 3 12 2 24 होगा, 42 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, 42 गुणे 24, 4 दूना 8 4 चौका 16, 2 दूना 4 2 चौका 8, 1008। एक जोड़ दीजिए, 1009 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो 5 से
भाज्य। अतः यह संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। क्वेश्चन है, किसी खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगता है। जैसे ये मैदान है वृत्ताकार, सोनिया एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है, और रवि एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है। तो अगर दोनों एक ही स्थान से रवि और सोनिया चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे दोनों मिलेंगे? तो इसका सलूशन करना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। क्या जाएगा? 18 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 एलसीएम। जितने समय बाद वो मिलेंगे उन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी घात। 2 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हो जाएगा 2 की घात 2। 3 की बात करें, यहाँ 3 की घात 1 आया है, इसमें 3 की घात 2 आया है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। ये 4, ये 9, 36 मिनट आंसर। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और हमारी अगली सीरीज में अगली एक्सरसाइज पर हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप सबसे पहले देखें या हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, तो आप जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल का नाम है डाउट क्लियर बाय पंकज यादव। धन्यवाद।